तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी भी बताती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे सबसे लार्जेस्ट भी हो, तो उसकी भी जो जिंदगी की शुरुआत होती है वो शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। तुम लोग को पता है कि एक स्पर्म एक ओवम से मीट करता है और उस जो इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एंड वो जाइगोट इम्प्लांट होता है और वो इम्प्लांटेशन के बाद एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। ठीक, तो ये जो एक सेल था, सिंगल सेल से इतने सारे सेल तक के बनने के सफर के प्रोसेस को कैसे होता है, वो सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होता है। और इस सफर में इनका साथ कौन देता है? दो प्रोसेस, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। माइटोसिस जिसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल बनता है। जैसे कि तुम्हें पता है जब जाइगोट बनता है तो वो पहले 1 सेल स्टेज, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, ऐसे करके सेल की स्टेजेस बढ़ती हैं। ठीक, जिसको हम डिफरेंट नेम्स से पुकारेंगे जब वो हम क्लास 12th में आ जाएंगे। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, क्लियर बताएंगे, इनर सेल मास का नाम आएगा। अभी वो नाम हटा देते हैं, बट ये लेयर बन रही है, मतलब सेल डिवाइड कर रहा है और ये डिवीजन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हो रहा है। और माइटोसिस का कंप्लीट प्रोसेस अभी तुम लोग ने कुछ देर पहले ही देखा। ठीक, तो ये डिवाइड कर रहे हैं, तो सेल साइकिल्स एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आती है। ठीक, सेल साइकिल के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कई प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से? सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड होना है जो हमने देखा। सेल डीएनए रेप्लिकेशन होना है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हुआ था? सिंथेसिस फेज में, याद है? क्योंकि हमारा जो हमारी संपत्ति है उसको डबल होना है, क्योंकि आधी आधी दोनों के पास चली जाए ताकि किसी पर कम ना पड़े, पहले डबल कर लो। और सेल की ग्रोथ भी होनी है, पता था, शादी बिना ग्रोथ के नहीं होती, ये कानूनी अपराध है। ओके, कितने साल पे? 18 और 21। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे डिपेंड करता है सेल की साइकिल पे। ठीक है, फिर भी 95% ऑफ द सेल का जो टाइम है वो इन तैयारियों में, इन ग्रोथ फेज में और इस सिंथेसिस फेज में जाता है। और इस फेज को हम लोग इंटरफेस कहते हैं, इन तीनों फेज को मिला करके। इस कंप्लीट, इसके बाद जो मैरिज फेज है या एम फेज है, माइटोटिक फेज है, इन सबको मिला करके सेल साइकिल कहलाती है। ठीक है, अब जब ये इवेंचुअली डिवाइड हो जाता है तो उसको कहते हैं सेल साइकिल कंप्लीट हो गई। ओके, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। कौन सी सेल साइकिल, वो कौन सी स्टेज होती है बच्चों? डीएनए सिंथेसिस कब होता है? G1, G2, S या M? एस फेज में। एस फेज में। ठीक, हाँ, एस फेज में। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। वो सीरीज ऑफ इवेंट्स में जो डिवीजन होता है, ये तुम लोग ने कहाँ देखे थे? ये सीरीज ऑफ इवेंट्स, मेहंदी, हल्दी मेहंदी फेरे, सर माइटोसिस। माइटोसिस फेज में, तो वही वाली बात कर रहा है। ठीक है, ये these are themselves under genetic control, this is a nice thing। ये खुद भी एक जेनेटिक कंट्रोल, मतलब इसको खुद भी कुछ, मतलब कुछ ऐसे जीन्स है जो इसको कंट्रोल करते हैं, कुछ फैक्टर्स इस पूरे साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ठीक, वो हम देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं, इसके बारे में इन चैप्टर ने नहीं बताया, बट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तुम लोग को, वो मैंने उसके लिए तैयारी करके रखी हुई है तुम लोग के लिए। ओके, आगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो हमने जो पढ़ा था वही है ये। G1, S और G2 फेज को क्या कहते हैं आप लोग? इंटरफेस। और इस फेज को क्या कहते इंटरफेस। हैं? ये फेज को माइट। एम फेज। ठीक है, माइटोटिक फेज कह रहे हो यहाँ पे। ओके बच्चे, अब देखो माइटोसिस फेज, एक नया फेज आ गया, जी नॉट फेज। इसके बारे में जान लेंगे, जी नॉट फेज क्या होता है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा अभी तक, बट फिर भी एनसीईआरटी क्या कहती है? अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लग रहा है? मान लेते हैं 24 घंटे लग रहे हैं। तो ये जो सेल डिवीजन का टाइम है ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल।
कौन सा सेल है उस पर डिपेंड करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने देखा ईस्ट के केस में, ईस्ट किस में आता है, तुम लोग ने ईस्ट पढ़े थे जब पढ़ रहे थे? सर यूनिसेल्युलर फंजाई होती है ना ईस्ट। देखना ठीक, तो ईस्ट तुम लोग ने देखा, एक बार देख लेना और थोड़ा ब्रेड वेड भी देख लेना, मैंने फोटो डाले हैं। खैर, तो सेल साइकिल 90 मिनट में होती है और यही ई कोलाई की जो हमारा बैक्टीरिया है 20 मिनट में होती है। तो सेल टू सेल या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। दो फेज हैं, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है सर। M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur and the interphase represent the phase between two successive M phase। दो M phase के बीच की जगह इंटरफेज और M phase वो फेज जहां पे एक्चुअल डिवीजन हो रहा है। ये नोट करने लायक बात है कि 24 घंटे अगर टाइम है तो ऑलमोस्ट 95% टाइम इंटरफेज में गुजरता है। ये बात हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। एम फेज की बात कर रहा है कि एम फेज जो कि हमने देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में बटा हुआ है, ये स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन। ये न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है। याद करो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमूव होती थी, फिर जो क्रोमोसोम्स थे अपोजिट बीच में आते थे, फिर अपोजिट पोल पे मूव करते थे। पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो इस न्यूक्लियर डिवीजन को इसको कार्योकाइनेसिस कहते हैं। और जो खत्म होता है ये पूरा इवेंट वो दो सेल के डिवीजन पे खत्म होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। हालांकि हम इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन क्या ये सच में रेस्टिंग फेज है? आंसर इज नो। सेल इस टाइम पे असल में तैयारियों में बिजी होता है, ऐसा नहीं है रेस्ट कर रहा होता है, सेल तैयारियों में बिजी होता है, ठीक। जबकि वो तैयारियों में प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। कैसे? वो सेल ग्रोथ कर रहा है, वो एंजाइम्स, वो प्रोटीन्स बनाएगा जो कि काम आने वाले आगे चल के, और वो अपने डीएनए के रेप्लिकेट करना है, डीएनए को डबल भी कर लेगा। कौन से फेज में डबल कर लेगा? एस फेज में। अब बोल रहा है इंटरफेज को 3 फेज में बांटा गया है। किस किस में सर? G1 फेज में, एस फेज में और G2 फेज में। G1 फेज याद करो, ग्रोथ फेज, एस फेज रेप्लिकेशन वाला फेज, G2 फेज काफी इंपॉर्टेंट तैयारियां और साथ में ग्रोथ भी होती रहेगी, ठीक। आगे क्या बोलते हैं एनसीईआरटी? G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। Obviously G1 phase M phase और S phase के बीच में आता है, सच बात। During G1 phase the cell is metabolically active and continues grow but do not replicate its DNA। हम तो बोल ही रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ कर रहा है, रेप्लिकेट नहीं कर रहा, ओके। S phase और synthesis phase marks the period during which DNA synthesis और replication take place। आप बोल रहे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, ये बच्चों ध्यान रखना, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, ठीक। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। अगर स्टार्टिंग में 2C है अमाउंट, तो ये अब 4C हो जाता है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर if the cell has diploid or 2N chromosome at G1, even S phase में भी 2N ही रहता है। ये बात थोड़ी सी पेचीदा सी है, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं आप लोग को। मान लो ये तुम्हारा घर था, इसका जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो ये डबल हो गया। ये डबल तो हो गया सर, लेकिन अभी ये अलग अलग नहीं हुआ था, क्योंकि ये देखो अलग अलग होने के लिए इसको पहले क्रोमोसोम बन के एक अलग तरीके से बंटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो गया है, लेकिन डीएनए कंटेंट तो डबल हुआ है, लेकिन क्या नहीं हुआ? अलग अलग नहीं हुआ, ओके। ये मेरा माउस का वो चला गया है, एक सेकेंड, माउस ले लेता हूँ। आ जाओ माउस, हाँ आ गया। तो देखो ये तुम्हारा डबल हो गया, ठीक है। तो पहले सी था, अगर ये मान लो 2C था, इसको 2C मान लेते, तो अब कितना हो गया? रिप्लाई करो, 4C। 4C। लेकिन क्या क्या क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए? क्या अलग अलग हो गए? नहीं हुए ना अभी, क्योंकि अभी तो क्रोमोसोम ही नहीं बने, अभी तो क्रोमैटिन की फॉर्म में, अभी अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। वो तो जब होंगे जब एम फेज में आएगा। तो अभी ये
डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, लेकिन क्या क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया बच्चों? नहीं हुआ, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही है, मतलब उतने ही में, समझ नहीं आया। बता रहा हूं, उतने में ही डबल हो गया। अच्छा ऐसे समझो, अभी समझाता हूं। मैंने संपत्ति डबल कर ली, मैंने क्या किया, संपत्ति डबल कर ली, तो ये संपत्ति डबल तो हो गई है, ओके। ये संपत्ति है ये डबल हो गई, लेकिन ये अलग अलग नहीं हुई है, अभी ये संपत्ति एक ही जगह रखी है, ठीक है। मतलब तुम्हारी संपत्ति डबल हो गई है, मतलब पहले जितना था तुम्हारे पास 2C था, मतलब मान लो तुम्हारे पास पहले 10 लाख थे, अब कितने हो गए, डबल हो गए तो 4C हो गए, मतलब 4C कितना हो गया फिर 20 लाख। अगर 2C 10 लाख है तो 4C यस सर। 20 लाख हो गया, ओके। तो ये तुम्हारा कंटेंट जो है ये डबल हो गया है, लेकिन नंबर की बात करते हैं, लेकिन ये अभी एक ही बंदे के पास है, मतलब ये अलग अलग नहीं हुए, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये अलग अलग हो जाए, मतलब कि डबल तो हो गए, लेकिन 10 लाख अलग नहीं हुए, अभी 10 लाख एक ही के पास घर में ही रखे हुए हैं, शादी जब हो जाएगी तब अलग हो जाएंगे, क्योंकि होने के बाद ये मान लो ये उधर दे दिया, मान लो खर्चा कर दिया, कुछ दे दिया, कुछ मतलब कुछ गहने मिल गए, ये दे दिया उधर दे दिया, तो ये अब अलग हो गए, मतलब अभी कंटेंट डबल हुआ था यहाँ पे, लेकिन अलग नहीं हुआ था। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे कि जब ये हमारा रेप्लिकेशन होता है तो जो आपका कंटेंट होता है ये डबल हो जाता है, मतलब जो आपका डीएनए का अमाउंट है डबल हो गया, लेकिन ये अलग अलग नहीं होता, अभी अलग नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज नहीं होता, वो कब होता है, वो बाद में होता है, ठीक, हम वो बताएंगे कैसे होता है, लेकिन अभी यहाँ पे डबल होता है और सिर्फ कंटेंट डबल होता है, नंबर डबल नहीं होता। क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा कि आफ्टर एस फेज, बिफोर एस फेज एंड आफ्टर एस फेज करके क्वेश्चन पूछेगा, और वो सीधे तुमको देगा कि बिफोर एस फेज तुम्हारा ऐसे बिफोर लिखेगा, इधर आफ्टर लिखेगा, 2N 2N 2C तो 2C, तो ये सही है गलत है, गलत है, 2N तो ठीक है, 2C गलत हो जाएगा, 2N रहेगा, लेकिन 2C का 4C हो जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। मतलब कंटेंट डबल, बट वो उसको वो भी बंटवारा नहीं हुआ, एक तरह से समझो, ओके, समझ गए। यस सर। थोड़ा और थोड़े से टाइम बाद थोड़ा सा और प्रोसेस होने, ये तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस कर लेगा इस चीज को, थोड़ा सा पहली बार के लिए थोड़ा सा वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है, मुझे भी लगा था मतलब उस टाइम पे, लेकिन कितना वियर्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल चीज है, ठीक। मैं तुम लोग का एनिमेशन दिखाऊंगा, ओके। अब एनिमल सेल में ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन न्यूक्लियस, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। सच बात है सर, सेंट्रियोल तो साइटोप्लाज्म में होता है, और न्यूक्लियस जो होता है आपका न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज में दो चीजें हो रही हैं बच्चों, क्या क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी हो रहा है। तुम्हारे याद आ रहा है, दो सेंट्रियोल थे, एक एक पोल पे मूव करता था, एक दूसरे पोल पे मूव करता था, सर तो हाँ डुप्लीकेशन जो सर। हुआ वो कब कहाँ पे हुआ, एस फेज में, ठीक। G2 फेज का याद कर लो, अब एस फेज से आगे बढ़ते हैं G2 फेज में। G2 फेज में क्या, ग्रोथ के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन का बनना, क्या लिखा है यहाँ पे, यस सर। during the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. बताया था ना, मतलब रिश्ता आ रहा है, मंडप बुक कर रहे हो, डेट फिक्स कर रहे हो, तो तुम्हारी एज रुक थोड़ा जाएगी, शादी तक तो एज तो बढ़ती रहेगी ना, ओके। यस तो हाँ सर। सर। सेल तो ग्रोथ होती रहेगी, ओके। हम्म। आगे चलते हैं। अब आती है एक और नई स्टेज, जिसके बारे में हमने अपनी फिगर में जिक्र नहीं किया था, G0 स्टेज। ये क्या है सर, ये आराम की स्टेज है, इसे क्या कहते हैं, क्वोशिएंट स्टेज, G0 स्टेज। कई बार सेल को क्या लगता है कि भाई अभी मेरे को सेल डिवीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मुझे रेस्ट करना है, ठीक। तुमने बात करी थी G1 स्टेज, एस स्टेज और G2 स्टेज की, वो रेस्टिंग फेज है, लेकिन क्या रियल में रेस्ट है, नहीं है, वो लोग तैयारियां कर रहे हैं डिवीजन की। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनको हमेशा डिवाइड नहीं होना, जैसे तुम्हारा दिल का सेल, तुम्हारे दिल को बढ़ता नहीं रहना, या तुम्हारे न्यूरॉन्स, इनको बढ़ने नहीं है, इनको डिवीजन नहीं चाहिए, इनको अभी बने रहेंगे, ठीक। तो इन ये कहाँ पे रहेंगे, ये G0 फेज में रहेंगे, ये एक ऐसे फेज में चले जाएंगे जहां पे ये चुपचाप से बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे, जब तक जरूरत ना पड़े, ठीक। कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तब ये निकल के आएंगे, ठीक है।
जैसे कि some cells in human adult animals do not appear to exhibit division, example heart cell, and many other cells only divide occasionally as needed. जैसे मान लो तुम्हारे चोट लग गई तो अब उसको जरूरत है, अब उसको फिल करनी हो स्पेस, तो अब उसको वहां पे सेल बनाना पड़ेगा, अब उसको वो टिश्यू बनाना पड़ेगा, तो सेल बनाना पड़ेगा इवेंचुअली। तो उसको वहां पे जब इंजरी हो गई, सेल की डेथ हो गई, तब उसको अपना सेल डिवाइड करना पड़ेगा, सेल और सेल बनाने पड़ेंगे फ्रॉम जो बचे हुए सेल्स हैं उससे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसी जरूरत नहीं आन पड़ती है, तो वो लोग कुछ सेल्स ऐसे भी जो कि चुपचाप बैठे रहेंगे, तो वो जो चुपचाप बैठने वाली स्टेज है उस स्टेज को जी नॉट स्टेज कहते हैं या क्वोशिएंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, सेल्स इन, अच्छा क्या मर जाता है सेल? नहीं, इस सेल में सेल मरता नहीं है, सेल आराम से जिंदा रहता है, बस ग्रो नहीं कर रहा है। मेटाबॉलिकली एक्टिव इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, बड़ा नहीं होगा, प्रोलिफरेशन नहीं होगा, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब तक कि उसको कहा नहीं जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक वो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। हमने बताया अभी तुमको कि डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में ही माइटोसिस होता है हमारे एनिमल्स में। याद करो, अब जब मैं तुम्हें माइटोसिस पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला, तुम्हारे स्किन सेल को अपने जैसा सेल बनाना है तो क्या करें, माइटोसिस ऊपर है, क्योंकि ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक, जबकि अगेंस्ट दिस हमारे, जबकि डिप्लॉयड सेल में, जबकि प्लांट में माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों टाइप के सेल दिखाते हैं। तो एक सवाल यहाँ से ही बनता है तुम्हारा कि हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस क्या होता है एनिमल में, तो आंसर इज नो। माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है एनिमल में, लेकिन प्लांट में डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों सेल में हो जाता है। ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड से क्या मतलब है, समझते हो ना? तुम लोग को बताया था, जब एन होता है तो वो हैप्लॉयड, जब 2n होता है तो डिप्लॉयड। Yes. अगर 23 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉयड, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो डिप्लॉयड। हैप्लॉयड 23 पेयर 23 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉयड सेल के एग्जांपल जर्म सेल्स, स्पर्म एंड ओवम, एंड डिप्लॉयड सेल के एग्जांपल बाकी सारे सेल। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स। ओके, याद आ गए बच्चों? ओके, Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके। इस क्वेश्चन का आंसर देना मुझको, ठीक है, सोचना बताना, बहुत आसान है कि 16 है स्टार्टिंग में कि कितने कितने जीवन पे कितने रहेंगे, एस पे कितना हो जाएगा, एम पे कितना हो जाएगा, और डीएनए कंटेंट के बारे में बताओ, क्रोमोसोम नंबर के बारे में बताओ और डीएनए कंटेंट के बारे में बताओ। ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझको ग्रुप पे मैसेज कर देना, वरना मैं कल डिस्कस करता हूँ इसको। ठीक, जो अभी बताया कॉन्सेप्ट उसी के बेसिस पे है। ओके, Okay, sir. अब एम फेज की बात कर लेते हैं। एम फेज जो हमने अभी तक इतना पढ़ा था उसकी ये मेन शादी की फेज है। इक्वेशनल डिवीजन ने बता दिया कौन कौन से थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है सर? पहली स्टेज है जो कि एच फेज और G2 फेज के बीच में इंटरफेज, मतलब मेटा एम फेज जो आती है वो कहीं ना कहीं उसके बीच में आती है ना, अपने जी एस फेज और G2 फेज के बीच में आती है। ओके, G1 G2 नहीं, G2 और G1 फेज के बीच में आती है। ठीक है, ये पूरी फेज एम फेज। ओके, हाँ, अब जो प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। याद करो कि कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का, याद आ रहा है? क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं, याद करो, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं, Yes, क्रोमेटिन sir. से क्रोमोसोम बनते हैं। और क्या याद किया था तुम लोग ने कि सर सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है सर, जो ऑर्गेनेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, यही सब लिखा है। अब देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। Okay, the chromosome material become entangled during the process of chromatin condensation. The centriole which undergo duplication during S phase of interphase now begin to move to opposite pole की तरफ move करने लगता है centriole. The completion of prophase can thus be marked by the following characteristic. क्या क्या होता है? chromosomal material condense हो गया, chromosome बन गया, chromosomes are seen to be chromatid की form में composed of two chromatid attached together, centromere ऐसे बन के तैयार आते हैं ना, ऐसे करके centromere पे अटैच होता है ये गोल सा। ये मैं तुम लोग को हवाबाजी में बना रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं बना रहा हूँ तो ये ऐसे
सेंट्रोमेयर पे अटैच है, 2 सेंट्रोमेयर पे ऐसे करके ये बन के तैयार हो गया। ओके, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड माइक्रोट्यूब्यूल एंड प्रोटीनेज कंपोनेंट टू सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन प्रोसेस, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल जो है, माइटो मतलब जो स्पिंडल फाइबर है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रोटीन्स कंपोनेंट जो है उनका सबका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है इसमें, ताकि जो पूरा मूवमेंट करना है तो वो कैसे मूवमेंट करेगा। रेलवे ट्रैक था ना, याद करो, जब साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स क्या थे, रेलवे ट्रैक थे, एक तरह का सेल की मूवमेंट में हेल्प करते थे, याद आ रहा है। सेल ऑर्गेनल की मूवमेंट है, किसी भी ऑर्गेनल की मूवमेंट है, उसमें हेल्प कौन करता है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स करते थे, तो वही वो लोग की अब जरूरत पड़ेगी। ओके, एंड में क्या होगा, डू नॉट शो गोल्गी बॉड कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली बात डिसइंटीग्रेट हो गया, बताया था। अब क्या हुआ इसके बाद, प्रोफेज में ही सब हो गया। मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता था, अच्छी फोटो आती थी, मतलब देखो यहाँ लिखा है, एट द स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दिस कैन बी क्लियरली सीन ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, साफ साफ देख सकते हैं। दिस देन इज द कैरेक्टर स्टेज बाय एट विच द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड, सबसे आसानी से इसी स्टेज पे स्टडी कर सकते हैं। बोल रहा टीचर पूछेगा तो तुम बताना कि मेटाफेज स्टेज दिख रहा है, क्योंकि कोई ना कोई सेल में मेटाफेज स्टेज दिख रहा होगा तुमको, ठीक, सबसे आसानी स्टेज यही दिखती है। एट दिस स्टेज मेटाफेज, दो सिस्टर जो क्रोमेटिड थे वो एकदम सेंट्रोमियर पे मतलब बीच में आ जाते हैं ऐसे, और बीच में आने के बाद अच्छा स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स एट सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। ये काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, तुम लोग को जब सेल बायोलॉजी पढ़ाई थी काइनेटोकोर के बारे में बताया था, अक्षिता आयुषी, तुम लोग को याद है? यस। हाँ। है ना, एक बीच का स्ट्रक्चर था, मतलब जैसे कि ये तुम्हारा इस ये जो सेंट्रोमियर था, इस पे जो ये था काइनेटोकोर था, जिससे कि मतलब वो स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, और वो सेंट्री किस पे अटैच होगा, सेंट्रियोल पे, जिससे ये खींचेगा इसको, ठीक है, तो काइनेटोकोर। ओके, या और जब ये बीच में इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं, अच्छा ठीक, तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इक्वेटर पे आ जाएगा और ये सब चीजें मेटाफेज स्टेज में। एनाफेज में क्या होता था, अपोजिट पोल की तरह मूव करने लग जाता था एनाफेज में, याद करो एनाफेज में क्या होता था, प्रोफेज एनाफेज, अपोजिट पोल की तरह मूव करेंगे क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक, यहाँ पे सेपरेशन होगा। अब देखो यहाँ सेपरेशन हो गया, तो एनाफेज, मेटाफेज प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रेफर टू एज क्रोमोसोम्स, ठीक है, डॉटर क्रोमेटिड को नाउ रेफर टू एज क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर बिगिंस देयर माइग्रेशन टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ जाने लग जाएंगे। एज each chromosome stray away from equator plate, the centromere of each chromosome is toward the pole and hence at the leading edge। अभी ये बात बता रहा हूँ क्या मैं, with the arm of the chromosome tailing behind, thus anaphase stage characterized by, ठीक, देखो जब मूव कर रहा था तो इसका ये देखो शेप, जो इसका सेंट्रोमेयर था वो उसका ये सेंट्रोमेयर आगे आ गया था, लीडिंग एज था, है ना, लीड कर रहा है, और जो टेल है वो टेलिंग है, मतलब जिसके तुम्हारे क्रोमेटिड है टेलिंग एज नहीं, पीछे है ना, तो इसलिए यस सर। टेलिंग सेंट्रो लीडिंग सेंट्रोमेयर और टेलिंग ये तुम्हारे आर्म्स इसके, ठीक है, वही बात लिखी है इसने घुमा फिरा करके, ठीक, कि टुवर्ड द पोल दैट्स द लीडिंग एज, ठीक है, लीडिंग एज पे सेंट्रोमेयर होता है एंड द व्हाइल द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है, पीछे जाती है, दस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कुछ कुछ बातें लिखी हैं कि क्या के कैरेक्टराइज होता है, ठीक, ओके, वही सब चीजें जो हमने समझी कि क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया और क्रोमेटिड मूव कर गया अपोजिट पोल। और टीलोफेज क्या होता है, अपोजिट ऑफ प्रोफेज, जो जो हुआ था वो उसका उल्टा कर दो, ठीक है, यहाँ पे वापस से इंडिविजुअलिटी जो सेल अपनी पाने लग जाएगा, कलेक्ट करने लग जाएगा मास को, क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट पोल्स एंड द आइडेंटिटी लॉस इज डिस्क्रिएटिव में क्रोमोसोम आ जाते हैं, मतलब खत्म होने लग जाएंगे क्योंकि क्रोमेटिन बनने लग जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस आ जाएंगे, ठीक, और लास्ट स्टेज इसकी तुम्हारे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस क्या होता था, सेल का डिवीजन, फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है, दो मेथड से होता है, एक सेल प्लेट मेथड होता है, एक फरो मेथड होता है। ये देखो क्या होता है, मान लो कि ऐसे है तो यहाँ से अंदर की तरफ प्रेशर लगाओ, अगर इधर से प्रेशर लगाओगे तो बीच में ब्रेक हो जाएगी, मान लो कोई चीज ऐसे है, इधर से प्रेशर लगाओ तो ये फरो बन जाती है, तो वही लिखा है इन प्लांट सेल क्या होता है, ए वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट सेंटर ऑफ द सेल ग्रो आउटवर्ड, ठीक है, फॉर्मेशन सेल प्लेट बन जाती है इसमें, और कई बार फरो बन जाती है, दो तरह का मेथड होता है इसमें,
एक फरो वाला है, ये तो फरो है, मतलब इधर से एनिमल सेल में देखो क्या हो रहा है, इधर से फरो, इधर से फरो, मतलब अगर दोनों पुश कर रहे हैं तो ये अंदर अंदर होते पुश करते 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 इसके बीच में डिवीजन हो गया और ये दो अलग अलग हो गए। दूसरा तरीका कि ये ऐसे फरो ना बने, बीच में प्लेट बन जाए, ठीक है। ऐसे प्लेट कब बन जाती है, यहाँ पे देखो ऐसे करके ये बीच से प्लेट स्टार्ट हुई है, प्लेट बाहर की तरफ मूव करेगी, ऐसे करके बाहर की तरफ मूव करेगी प्लांट सेल में। तो ये एक मेथड है, सेल प्लेट बन सकती है या फिर फर अपीयरेंस ऑफ फर हो सकता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो तरह का तरीके हैं। ओके या तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक इस चीज में का काम। आगे चल लेते हैं, लास्ट चीज इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का फायदा क्या है, तुम लोग को बता दिया माइटोसिस जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है, यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल, यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड किसमें, एनिमल सेल में। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। पूछ सकता है ओनली, अगर लिख देगा कि माइटोसिस ओनली अकर इन डिप्लॉयड सेल, आंसर गलत हो जाएगा, ओनली नहीं है यूजुअली है, ठीक है, ओनली नहीं है। लोअर प्लांट्स और कुछ इंसेक्ट्स में हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस दिखाते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड the significance of division in the life of an organism. Are you aware of some example where have you studied about haploid or diploid insects? हाँ हमने पढ़े थे कुछ इंसेक्ट्स के बारे में। खैर आगे बात करो तुम, ये कह रहा है mitosis usually result in production of diploid daughter cells with identical genetic complement। तुम लोग को पता है आइडेंटिकल सेल बनते हैं। The growth of multicellular organism is due to mitosis। ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होती है, आइडेंटिकल सेल बनते हैं। दूसरा काम, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, इट therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio। मतलब कितना न्यूक्लियस आना है और कितना साइटोप्लाज्म रहना है उसका रेशियो मेंटेन करने में भी इसका रोल होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम्हें पता है हर चीज डबल हो जाती फिर डिवाइड होती थी, ऐसा नहीं कि एकदम डिवाइड हो गया। और एक और चीज, a very significant contribution of mitosis is cell repair। ये बहुत बड़ी चीज लिख दी इसने, सेल रिपेयर में ये काम आता है, माइटोसिस का रोल सेल रिपेयर में होता है। ये बात मैं तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसने सही से नहीं लिखी, ये बात छोड़ दी लिख करके सेल रिपेयर, ठीक, कि कैसे सेल रिपेयर में होता है, क्योंकि कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, वो एनसीईआरटी से बाहर की चीजें हैं। पहले एनसीईआरटी कवर हो जाए तो वो थोड़ी सी बाहर की है, कि कैसे चेक पॉइंट चेक करते हैं कि मेरा कोई सेल है, अगर मान लो मेरा कोई सेल को कैंसर हो रहा है तो क्या ऐसा नहीं, क्या मैं इस सेल को डिवाइड करूं या इस सेल को मार दूं, तो ये चीज चेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये चेक कर लेता है, ओ भाई साहब ये सेल तो हमारे लिए नुकसानदेह कैंसरस हो रहा है सेल, इसको मार ही दो वरना ये और सेल को डैमेज करेगा। या फिर कि यहाँ पे एक म्यूटेशन हो गया, ओ भाई साहब इसमें एक म्यूटेशन हो गया, ये गड़बड़ी कर देगा आगे चल करके, तो इसको रिपेयर कर दो, इस म्यूटेशन को सही कर दो, और रेप्लिकेशन के दौरान सही करो किस तरह से, वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे रेप्लिकेशन सही होता है। बट या ये एक तरह का इसका यूज है, माइटोसिस का एक सिग्निफिकेंस है। The cell of the upper layer of the epidermis, cell of the lining of the gut, the blood cells are being constantly replaced, constantly replace होता है, skin cell replace हो रहा है। Mitotic division is the in meristematic tissue, the apical and lateral cambium result in continuous growth of the plant throughout their life। growth में help करता है, रोल प्ले करता है। तो ये 3-4 काम है इसके जो हमें समझने हैं, और समझ लिया हमने, बस डीएनए रिपेयर और समझना है थोड़ा, तो इतना काफी था। आई थिंक थैंक यू फॉर दिस। I should stop the recording now.